सीबीएसई इन हाउस ट्रेनिंग में आप सबों का स्वागत है, अभिनंदन है। आज का टॉपिक है रोल ऑफ टीचर्स एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन क्लासरूम। यानी कक्ष में शिक्षक की भूमिका और दायित्व। हमें अगर शिक्षक बनने का मिला है अवसर तो हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए और हमारा दायित्व क्या होना चाहिए एक शिक्षक के रूप में। विवेकानंद के अनुसार कि सच्चा गुरु वह है जो तुरंत छात्रों के स्तर तक उतर आए तथा अपनी आत्मा को उसकी आत्मा में स्थानांतरित कर सके, उनके नेत्रों से देख सके, उनके कानों से सुन सके तथा उनके मन से समझ सके। ऐसा ही अध्यापक वास्तव में पढ़ा सकता है और कोई नहीं। यह विवेकानंद की उक्ति है। शिक्षक ऐसा व्यक्तित्व जो स्वयं ज्ञान की पूर्णता को प्राप्त कर अज्ञानता का नाश करते हुए ज्ञान का प्रकाश कर दूसरों को प्रभावशाली, ज्ञानवान और सुखी बना सके। शिक्षण करो कि यह सह शिक्षक अर्थात जो सीखने सिखाने का कार्य करता है वास्तव में वही शिक्षक है। शिक्षक के लिए आचार्य, उपाध्याय, उपदेशक, गुरु आदि शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है। शिक्षक की भूमिका, अगर हम शिक्षक हैं, अगर हम आचार्य हैं, अध्यापक हैं तो हमारी कक्ष में क्या भूमिका होनी चाहिए? शैक्षणिक उद्देश्यों को प्राप्त कराने के लिए शिक्षक ही वह सक्षम धुरी है जिसके इर्द गिर्द पूरा तंत्र संचालित होता है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, शिक्षक साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। अतः एक शिक्षक की भूमिका समाज को बना भी सकती है और उसका विनाश भी कर सकती है, जैसा उन्होंने करके दिखा दिया। मगध साम्राज्य के ईंट से ईंट बजा दिया उन्होंने। शिक्षक वह पथ प्रदर्शक होता है जो केवल किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाता है कि हम अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कौन सा साधन अपनाएंगे। शिक्षण का अहम उत्तरदायित्व कुछ इस प्रकार है। पहला है विद्यार्थियों के व्यक्तित्व को प्रेरणादायी वातावरण में सिंचित करना, कैसे वो एक योग्य नागरिक बने और एक राष्ट्र निर्माता के रूप में दिखाई दे। दूसरा है रटने की प्रथा का उन्मूलन कर अवधारणात्मक अधिगम की ओर ले जाना। पहले क्या कहा जाता था, बोला रट लो आ जाएगा परीक्षा में, वो नहीं, वो स्वयं रचना कार्य करने में सक्षम हो, ऐसी योग्यता उसके अंदर में भरना। शिक्षक को विद्यार्थियों के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए विकसित करना, उसका आध्यात्मिक निर्माण, शैक्षिक निर्माण, एक नागरिक के निर्माण के रूप में भी हम अपने विद्यार्थियों को देख सकते हैं। चौथा है आकलन को लचीला बनाना एवं उसे कक्षा के जीवन से एकीकृत करना। ऐसा हार्ड और फास्ट नहीं बन जाना और ना विद्यार्थियों को उस तरह का बनाने का प्रयास करना जो कि अधिकांश विद्यार्थी कर ही नहीं सके। लचीला बनाना जो सबके द्वारा संभव हो सके। पांचवा है जीवन पर्यंत सीखने की नींव रखना, ऐसा भाव उसके अंदर में भरना ताकि उसके अंदर में शिक्षा के प्रति, सीखने के प्रति ललक पैदा हो सके। ऐसा नहीं कि पढ़ाई से तब तक ही उसका नाता हो जब तक कि उसकी परीक्षा हो रही है और परीक्षा होने के बाद उसकी पढ़ाई में विराम लग जाए। और छठा है विद्यार्थियों की क्षमता को सशक्त बनाने के लिए उन्हें सक्रिय करना। केवल हम ही कार्य कक्ष में ना करें, उनसे भी करवाएं और अधिकांश काम उससे हम करवाएं। ये एक सफल शिक्षक की भूमिका होती है, एक सफल शिक्षक की निशानी होती है। इस प्रकार शिक्षक की भूमिका उपदेशक, प्रेरक, पथ प्रदर्शक, रक्षक, सिखाने वाला, संकलन करता, शोधकर्ता एवं मूल्यांकन कर्ता के रूप में भी हो सकता है। शिक्षक के गुण।
शिक्षक राष्ट्र के निर्माता हैं और राष्ट्र के लिए सुयोग्य नागरिक तैयार करना उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। केवल परीक्षा के लिए हम अपने भैया बहनों को या अपने छात्र छात्राओं को तैयार ना करें, देश के नवनिर्माण में उसकी क्या भूमिका हो इसको भी सुनिश्चित करना हमारा दायित्व होना चाहिए। अपने ज्ञान, अनुभव, चरित्र और गुणों से उन्हें छात्रों को प्रेरणा देनी है। शिक्षक में निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है। पहला है, हम जो भी काम करें ईमानदारी उसमें सर्वोपरि है। दूसरा है, नेतृत्व की क्षमता हमारे अंदर में हो कि हम जो कह रहे हैं छात्र और छात्रा, भैया और बहन उस पर विश्वास करें। ऐसा नहीं कि हम पढ़ा के गए और छात्र छात्रा हमारे विषय को परे धकेल दे और उसके बाद उस पर अविश्वास करें। आपके अंदर में धैर्य होना चाहिए। अधीर होकर के कोई कार्य नहीं होता है। अभिभावक के चाहत को व्यवस्थित करना, क्या चाहता है बच्चों के माता पिता, उसके अभिभावक क्या चाहते हैं, इसको भी सुनिश्चित करना हमारा ही दायित्व होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कुछ चाह रहे हैं और उनके अभिभावक कुछ चाह रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद है, बाल मनोविज्ञान की समझ आपके अंदर में होनी चाहिए। एक शिक्षक में बाल मनोविज्ञान होना बहुत ज़रूरी है कि उसके अंदर में किस तरह के गुण हैं और उसको उन गुणों से कैसे और ओतप्रोत करें। यदि उसके अंदर में नकारात्मकता का भाव है तो उसको सकारात्मकता से कैसे समाप्त करें, कहानी के द्वारा, कविता के द्वारा या कोई दर्शन करा करके उसको उस पथ पर हम ले जा सकते हैं। उसके बाद है, प्रभावशाली ढंग से बातें करने वाला। धुकचुक अगर करते रहेंगे अपने मन में कि अपने मन में ही पहले संदेह कि हम जो बोल रहे हैं सही है कि नहीं है, तो जो भी छात्र छात्रा है उनको आपके ऊपर अविश्वास होना एकदम 100% जो है 100% वो आपके ऊपर अविश्वास करना प्रारंभ कर देगा। लेकिन इसके लिए है कि प्रभावी ढंग से आपको बातचीत करना होगा, आपको ये करना होगा। उसके बाद है, भावनात्मक बुद्धिमान। केवल जैसे आप देखते हैं विज्ञान में सिद्धांत हम पढ़ा देते हैं कि ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन उसको जब प्रयोगशाला में ले जाते हैं तब उसको वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो जब तक किसी भी कारण का, आप किसी भी कार्य का कारण नहीं बताएंगे तब तक कोई भी छात्र छात्रा किसी भी विषय से नहीं जुड़ेगा। अपने विषय में रुचि और दक्षता, जो हम पढ़ाने जा रहे हैं कक्ष में और जो विषय हम पढ़ाने जा रहे हैं, जो टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं, उसको 100% हमको पहले आत्मसात कर लेना चाहिए, ताकि अगर 50 छात्र छात्रा कक्षा में बैठा है तो 500 प्रश्न का जवाब आपके पास हमेशा होना चाहिए। कौन सा प्रश्न वो पूछ देगा, लीक से अगर हट कर के भी वह प्रश्न पूछता है तो उसका उत्तर आपको देना चाहिए। ऐसी सोच आपके अंदर में विकसित हो। उसके बाद है, सीखने के प्रति लगाव। कहा नहीं जाता है कि पढ़ाई कभी पूरी नहीं होती, ऐसा बड़े बड़े महापुरुष कह गए। अगर जिस दिन हमारे मन में ये भाव विकसित हो जाएगा कि हमसे तो विद्वान अब इस दुनिया में कोई नहीं है, उस दिन से समझ लीजिए कि आपका पतन प्रारंभ हो गया। उसके बाद आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए रोज कुछ ना कुछ आपके कार्यों में नयापन दिखाई दे, जिससे कि छात्र छात्रा आपकी बातों को ध्यान से सुने और अमल करें। उसके बाद है, विद्यार्थियों के लिए हृदय में स्थान। कभी कभी ऐसा देखा जाता है, आकर के कोई विद्यार्थी कह देता है कि अमुक आचार्य जी हमको बिना मतलब का मारे। अब जो भी उद्देश्य हो उसके पीछे उसका वो हम नहीं कह सकते हैं, वो तो जो करते हैं या जो कहते हैं ऐसा वही जानते होंगे। लेकिन अभिभावक आपके पास 6 घंटे के लिए अपने बच्चों को भेजते हैं, उस समय में उसके माता पिता आप ही हैं। उसकी पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर है।
उसके बाद है शिक्षण कौशल। शिक्षण कौशल का अर्थ है शिक्षण कार्य में कुशलता। शिक्षण कौशल शिक्षक के हाथ में वह शस्त्र है जिसका प्रयोग करके शिक्षक अपने कक्षा शिक्षण को प्रभावशाली तथा सक्रिय बनाता है। अभी तो आप देख रहे हैं नई शिक्षा प्रणाली में TLM, BLM, PLM और न जाने कौन कौन LM जो है विकसित हुआ है। जैसा कि हमारे प्रदेश सचिव महोदय कह रहे थे कि बहुत शिक्षा में सुधार हुआ है या नयापन आया है, तो उसका प्रयोग नित्य प्रति अगर संसाधन है विद्यालय में तो उसका हमें प्रयोग करना चाहिए। कक्षा कक्ष की अंतः प्रक्रिया में सुधार लाने का प्रयास करता है। इसके लिए शिक्षक को स्वयं तैयार रहना आवश्यक है। किस समय में कैसी स्थिति हमारे सामने में आएगी, कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा, किस स्थिति में हम होंगे, इसके लिए आप पहले से तत्पर रहिए। उसके बाद निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से हम इसकी तैयारी कर सकते हैं। क्या मैं विषय को पूरी तरह से समझ गया हूं जो हम पढ़ाने जा रहे हैं? ये विचार आपको करना हो कि हम जिस विषय को प्रतिपादित करने जा रहे हैं कक्षा कक्ष में, जिस टॉपिक को हम पढ़ाने जा रहे हैं, उसका समग्र चिंतन हमने किया है या नहीं किया है? क्या मैं विषय व्याख्या हेतु संबंधित शिक्षण सिद्धांतों के लिए तैयार हूं? क्या मुझे पाठ के मूलभूत अवधारणा की समझ है कि इस पाठ को हम क्यों पढ़ा रहे हैं? हम लोगों ने सबों ने B.Ed किया है, हम लोगों ने पाठ योजना तैयार किया है, आज भी हम लोग तैयार करते हैं पाठ योजना, लेकिन संक्षेप में। उस समय में विस्तृत रूप में करते थे। इस पाठ का उद्देश्य क्या है और उस पाठ के उद्देश्य की पूर्ति कक्षा कक्ष में हम कैसे करेंगे? जब तक ये बात आप अपने विद्यार्थियों को नहीं बताएंगे वो रुचि नहीं लेगा। कहा जाता है कि व्याकरण का पाठ बड़ा अरुचिकर होता है, लेकिन उसी को अगर सजा सवार करके कक्षा कक्ष में प्रस्तुत किया जाए तो निश्चित रूप से वह भी प्रभावी बनेगा। क्या मैं अनुभव जनित शिक्षा एवं अभिनय प्रयोगों को शिक्षण में लागू करता हूं? अभिनव प्रयोग रोज, मैंने क्या कहा कि नित्य प्रति हमको स्वाध्यायी होना चाहिए। वो समय चला गया जो कभी हम लोग कहते थे ये कविता याद कर लेना, 8 पंक्ति आगे लिखने के लिए तो लिख देना, ये प्रश्न याद कर लेना, ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, नहीं होगा वो। आप देख रहे हैं वस्तुपरक प्रश्न जिसको अंग्रेजी में MCQ क्वेश्चन कहा जाता है, कहाँ से प्रश्न पूछेगा, किस रूप में पूछेगा, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी पूछता है। उसमें आपकी तत्परता देखी जाएगी कि आप कितने सक्षम हैं। मूल्य परक प्रश्न उसको कहा जाता है कि बच्चा अगर 2-3 तरह से भी अगर सोचता है तो 2-3 तरह अपने मन में पहले उस पाठ से संबंधित आपको विचार कर लेना पड़ेगा कि वो 2-3 तरह से जो प्रश्न का उत्तर दे रहा है क्या वो वास्तव में इस पाठ से संबंधित है या नहीं। ऐसा नहीं कि एक विद्यार्थी जो फर्स्ट कर रहा है बस उसी को हम मानक मान लें और बाकी को छोड़ते चले जाएं। अगर ऐसा हम करते हैं तो अपने कार्य के प्रति हम धोखा कर रहे हैं। क्या अधिगम प्रक्रिया के प्रति लगाव को तीव्र करने के लिए मैं संसाधन विकसित किया हूं? जैसे मैंने कहा आपको TLM बनाना, BLM बनाना, चार्ट पेपर तैयार करना, क्या हम इन सारी वस्तुओं को अपने शिक्षण कार्य में शामिल कर सकते हैं? क्या ऐसा अनुभव हमको है? क्या मैं बहुविषयक पहुंच का विषय वस्तु तैयार किया हूं कि अगर बच्चा वहां लीक, मैंने पहले भी कहा कि अगर लीक से हट करके भी विषय वस्तु से भी अगर हट करके वो प्रश्न कर दे तो हमको जवाब देना चाहिए। हम यदि जवाब नहीं देंगे तो बच्चे के मन में आपके प्रति, हमारे प्रति अविश्वास पैदा होगा। अधिगम वातावरण तैयार करने का कौशल कैसे हम तैयार करेंगे? एक स्वच्छ वातावरण, एक सुंदर वातावरण।
क्या मुझे स्वस्थ एवं निवेशी अधिगम वातावरण की स्पष्ट अवधारणा है? हम जानते हैं कि कक्षा कक्ष में किन किन चीजों को हमें देखना होगा, क्या क्या चीज हम देख सकते हैं और किस वस्तु को हम उसमें और अलग से जोड़ सकते हैं। अगर इसकी सोच हमारे अंदर में नहीं है तो हमको निश्चित रूप से, आज तो आप देख रहे हैं गूगल में जो खोजेंगे सब मिलेगा, जब खोजेंगे तब मिलेगा। क्या मुझे कक्षा कक्ष की विभिन्न व्यवस्थाओं की जानकारी है? कुछ दिन पहले आपने देखा था अनिल सर खड़े थे, पटाखा फोड़ दिया पीछे में कि हम तो देख नहीं। सब कुछ पर ध्यान रखना चाहिए, हमको चारों तरफ आंखें होनी चाहिए कि कहाँ क्या क्या हो रहा है। अगर इसकी जानकारी हमको नहीं है तो निश्चित रूप से यही समझा जाएगा कि हम कार्य करने में कहीं न कहीं असफल हो गए। क्या मैं कक्षा कक्ष की धड़कन को प्राप्त कर सकता हूँ? क्या सोच रहा है हमारे कक्षा के विद्यार्थी हमारे विषय में? हम जो विषय प्रतिपादित कर रहे हैं, क्या जो छात्र छात्राएं हैं वो समझ सक रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? अगर हम कोई काम दिए हैं उसको करने के लिए तो घूम करके हमको जरूर देखना चाहिए कि वो काम कर रहा है या किसी दूसरे का नकल कर रहा है या चुपचाप बैठा हुआ है। क्या मैं बच्चों को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए उनके अंदर जागरूकता, उत्साह एवं प्रेरणा का संचालन कर सकता हूं? अगर आप 60% या 70% तक सफल हो गए तो आप सफल माने जाएंगे। ये नई शिक्षा पद्धति की पहचान है। बाकी के लिए भी हमको प्रयास करना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसको हमको छोड़ देना चाहिए कि अपने भगवान भरोसे तू जियो या मरो, पास करो या तुम फेल कर जाओ। उसके प्रति भी हमको चिंता होनी चाहिए। हमको ये जानना चाहिए कि वो बच्चा चाह क्या रहा है, किस अधिगम के द्वारा वो अपने प्रश्न को मेरे सामने में उत्तर के रूप में प्रस्तुत कर सकता है। उसको उसी भाषा में हम समझाएंगे, उसी तरह से उसको समझाने का हम प्रयास करेंगे। क्या मैं परस्पर संवादनात्मक कक्षा कक्ष का निर्माण कर सकता हूं? संवादनात्मक कक्षा कक्ष का निर्माण करने का मतलब हुआ कि जो बातें हमने कही है, यदि यहाँ किसी ने सुना है कि ये वहां तक जाए, ये नहीं कि कुछ दूर तक वो रह जाए और उसके बाद शेष उससे अनभिज्ञ रहे। अगर ऐसा है तो हम सफल नहीं मानेंगे। व्यवसायिक शिक्षा विकास के लिए कौशल, हमारे स्कूल में तो ढेर सारा हो रहा है उस तरह का उपक्रम। बागवानी हो रहा है, वो जो 26 जनवरी और 15 अगस्त में जो बजता है गौतम जी जिसके प्रमुख हैं, वो भी है। उसके बाद एटीएल लैब खुला हुआ है। किसी बच्ची ने देखे कि वो फ्यूज बॉल लाया और 5 मिनट में देखे कि उसका निर्माण फटाफट हो रहा है हमारे। वो व्यावसायिक शिक्षा है। अगर मान लीजिए कि चीन में भी सब कोई अगर सरकारी नौकरी खोजने लगता है जैसे हम लोग यहाँ खोजते हैं, तो उतने लोगों को नौकरी कहाँ से मिलती? घर घर में उद्योग धंधा है। जिस वस्तु का निर्माण वहाँ 10 रुपये में होता है वो हम यहाँ 200 रुपये में खरीदते हैं। एक एक घर में निर्माण हो रहा है। तो वही चीज है कि सामान्यतः शिक्षा को व्यवसाय के साथ जोड़ना ही व्यवसायिक शिक्षा कहलाती है। हमारे लिए उसके लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए, वो सारे संसाधन हमारे यहाँ मौजूद है। उस दिन देखे आप कि मिट्टी के खिलौने बना, मिट्टी की मूर्ति बना, ये सब क्या है? व्यवसायिक शिक्षा का उदाहरण है। बागवानी कौन सा खाद किस समय में देंगे जिससे कि फसल अच्छा तैयार हो, वो भी जानता है हमारे विद्यालय के विद्यार्थी। जो छात्रों को जीविकोपार्जन करने के योग्य बनाता है। अभी देखते नहीं हमारे प्रधानमंत्री ने एक से बढ़कर के एक योजनाओं का सूत्रपात किया, जिसमें धर्मेंद्र तिवारी जी की लड़की जो यहाँ की छात्रा रही है, वो बार बार जो है इनाम जो है प्राप्त कर रही, कभी 80,000 का, कभी 1 लाख का, कभी 60,000 का, कभी 25,000 का। वो है क्या? एक ग्रुप बना लिया जाता है
और ग्रुप बनाने के बाद किसी चीज पर फोकस करके और उसके विषय में आगे बढ़ जाना, जिसके लिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, अपने कौशल को विकसित करेंगे और उसके बाद जो है धनोपार्जन की एक विधि तैयार हो जाएगी, जिससे वह समाज में सम्मान पूर्वक रहने योग्य बन सके। पैसे के बिना कुछ संभव नहीं है। आपका ज्ञान पैसे के बिना, खूब ज्ञानी है हम, व्यवसाय हमारा चल ही नहीं रहा है तो ज्ञान कौन काम का। हम आज भौतिक युग में रह रहे हैं और भौतिक संसाधन की आवश्यकता हमको है ही, तो भौतिक संसाधन बिना पैसे का कहीं नहीं मिलता है। छात्रों में जीविकोपार्जन करने की क्षमता विकास करना, जिससे वह अपने पारिवारिक उत्तरदायित्व का भली भांति निर्वहन कर सके, साथ ही राष्ट्र का विकास करना और सामाजिक परिवर्तनों को सही दिशा प्रदान करना। अगर हमारा विकास होगा तो हमारे समाज का विकास होगा, समाज का विकास होगा तो हमारे राष्ट्र का विकास होगा। आप यदि किसी चीज पर खोज करते हैं, नई चीज बनाते हैं, कम पैसे में अगर आप अच्छी चीजों का उत्पादन कर लेते हैं तो वो आप तक सीमित नहीं रहेगा, वो राष्ट्र की संपत्ति हो जाएगी और आप बैठे बिठाए जो है रोजगार प्राप्त कर लेंगे। उसके बाद है नेतृत्व करना। यह शिक्षक के गुण में बता रहा हूं आपको। शिक्षक के सम्मुख कक्षा का एक सदस्य होने के साथ साथ छात्रों को एक नेतृत्व प्रदान करने की भी चुनौती होती है, जिसके लिए हम लोगों ने बाल संसद का निर्माण किया है अपने विद्यालय। सबको सब दायित्व हमने दिया है और सब दायित्व का पालन कर रहे हैं। अपने नेतृत्व में वह छात्रों में ज्ञान पिपासु प्रवृत्तियों का सृजन करता है, छात्रों को प्रोत्साहित करता है, वह उनके मन में उत्पन्न आकंठ इच्छाओं को दिशा देता है, वह छात्रों के समक्ष पहल करके एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। शिक्षक छात्रों की सक्रिय भागीदारी बढ़ाने के उपाय करता है। नेतृत्व प्रदान करने के लिए उसे निम्न कार्य करने पड़ते हैं, जैसे संप्रेषण व्यूह का सही चयन करना, ग्रुप बनाना, जो मैंने अभी तिवारी जी के संबंध में कहा। एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता जब तक सबकी सोच सम्मिलित नहीं होगी। एक व्यक्ति बहुत अधिक उस विषय में नहीं सोच सकता। सबके ज्ञान को एकत्रित करना और उस पर फिर अमल करना। अभिप्रेरणा और पुनर्बलन का सही सम्मिश्रण करना। अभिप्रेरणा और उसके बाद पुनर्बलन करना, यानी कि उसका मिश्रण करके और एक नई दिशा देना। अगर ऐसा करते हैं तो हमारी सोच सही साबित हो। उसके बाद है छठा, नियंत्रण करना। किसी भी शिक्षक को सबसे महत्वपूर्ण भूमिका एक नियंत्रक यानी कि एक कंट्रोलर के रूप में निभानी पड़ेगी। आपकी कक्षा कितनी नियंत्रित है, ये सबसे पहली शर्त है, तभी आप पढ़ा पाएंगे ना। हो रहा है, आप पढ़ाएंगे कि आप चुप कराते रहेंगे, चुप्पे कराने में 40 मिनट का समय व्यतीत हो जाएगा। तो सबसे पहले चाहिए कि हम अपनी कक्षा को अपने नियंत्रण में लें, बलपूर्वक नहीं, भय दिखा करके नहीं। ऐसा वातावरण तैयार करना कि आप जैसे ही कक्षा में गए बच्चे शांत हो गए और जिज्ञासा भरी नजरों से आपकी ओर देखने लगे कि आज कुछ नया हमको प्राप्त होने वाला है। आपके अंदर में वो कुछ नया देखने लगे। अपने निरीक्षण, प्रेक्षण एवं जांच द्वारा वह एक नियंत्रक की भूमिका का निर्वहन करता है। नियंत्रक के तौर पर वह निम्न कार्य करता है। पहला, शिक्षण व्यवस्था का मूल्यांकन करना कि आज किस तरह की व्यवस्था हम देंगे जिससे कि 100% बच्चे उसमें शामिल हो सके। दूसरा है अधिगम व्यवस्था का प्रेक्षण करना और तीसरा है शिक्षण व्यवस्था का अवशोधन करना। परंपरागत तरीका अपनाने से हमारा अवमूल्यन होगा, इसलिए हमारी पढ़ाई में, हमारे शिक्षण में नयापन दिखना ही चाहिए। जितने आप देख रहे हैं, बड़े बड़े शैक्षिक संस्थान देख रहे हैं, औद्योगिक संस्थान देख रहे हैं। कल हम लोग जो है लिखो फिको मोबाइल से बात करते तो उसका भी दाम बहुत था। आज हम लोग पहले 2G में आए, फिर 3G में आए, फिर 4G में आए, अब 5G में आए, ना जाने कितना जी विकसित हो।
उसके बाद है समन्वयक के रूप में, कोऑर्डिनेटर के रूप में हमारी क्या भूमिका होगी। अध्यापक को एक समन्वयक के रूप में भी कार्य करना पड़ता है। उसे अन्य शिक्षकों और छात्र प्रबंधन में छात्रों, अभिभावकों व विद्यालय के बीच संबंध स्थापित करना पड़ता है, जो हम लोग कर रहे हैं अभिभावक संपर्क। यही उसी का उदाहरण है कि अभिभावक तक अपनी बात पहुंचाना और अभिभावक से उनकी बात विद्यालय तक पहुंचाना, जो विद्यालय के मुखिया हैं उन तक उनकी बात पहुंचाना। जब तक ये समन्वय नहीं होगा तब तक ना तो हमारा विकास होगा, ना छात्रों का विकास होगा, ना विद्यालय का विकास होगा। शिक्षा संबंधित अनुशासनों में हो रहे नवाचारों का परिचय हो। देखते हैं विज्ञान मेला जब लगता है तो एक एक चीज ऐसा विद्यार्थी बना के लाता है जिसके विषय में हमको भी कुछ नहीं जानते। आश्चर्य होता है देख देख कर, क्योंकि हम लोग जब पढ़ते थे तो उस समय में ऐसी परंपरा विकसित नहीं थी और न इतना संसाधन था हम लोगों के पास। उसका छात्र एवं शिक्षकों एवं अभिभावकों से प्रेम पूर्वक संबंध हो। ये नहीं कि हम कुछ काम किए कि दूसरे दिन अभिभावक लाठी लेके पहुंच जाए विद्यालय। अगर इस तरह का वातावरण तैयार होगा तो हम और हमारा संगठन दोनों फेल हो जाएगा। सामुदायिक परंपराओं का उसे ज्ञान हो कि सामुदायिक परंपरा मतलब होता है जो आसपास के जो लोग हैं, आसपास की जो बस्तियां हैं, जो कॉलोनी है, उससे हमारा संबंध कैसा है, क्योंकि वही है रक्षक हमारे। उनसे हमारा संबंध मधुर होना चाहिए। विषम परिस्थितियों में विचलित ना हो। अपने जीवन में कई तरह की परिस्थितियां आती हैं। कभी कभी ऐसी भी परिस्थितियां आती है कि हम किन कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं कि हम अब करें क्या। तो ढेर सारे लोग हैं, हमसे अधिक जानने वाले लोग हैं, उनसे हम विचार करेंगे, उनसे विचार का विनिमय करेंगे। निश्चित रूप से कोई ना कोई स्रोत ऐसा हमको मिलेगा जिससे हमारी समस्या सुलझ जाए। स्थानीय समुदाय से संबंध हो। आसपास के रहने वाले लोगों से हमारा जो है संबंध जुड़ा होना चाहिए। छात्र की पहचान हो। उपयुक्त सभी बिंदु एक अच्छे शिक्षक के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हैं। मार्गदर्शक एवं परामर्शदाता के रूप में हमारे विद्यालय में आप देखते हैं बीच बीच में काउंसलर आते हैं और आकर के वो मंगनी में नहीं आते हैं, मुफ्त में नहीं आते हैं, उसके बदले में वो मोटी रकम लेते हैं। क्यों नहीं अपने विद्यालय में अपने काउंसिलर को जो है एक काउंसिलर की भूमिका हम भी रहे। मैंने कहा कि गूगल में सब कुछ है, उसने भी कैसे सीखा, उसके लिए कोई प्रशिक्षण विद्यालय नहीं था। अनुभव से सीखा कि यहाँ क्या होगा वहाँ क्या। पहला है कि एक आदर्श शिक्षक का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व छात्रों को उसकी समस्याओं के समाधान ढूंढने में सहायता करना। किस मुसीबत में वो पड़ा हुआ है, किस समस्या में पड़ा हुआ है, उसका सहयोग करना चाहिए। इस तरह से वह एक मार्गदर्शक एवं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वहन करता है। मैंने कहा ना कि आप जो कह देंगे उसके माता पिता लाख कहते रहेंगे कि नहीं ये आचार्य जी ने, दीदी जी ने गलत बताई है। बोले नहीं, गलत बता ही नहीं सकते, आप गलत। ऐसा छाप उसके ऊपर छोड़ देना कि वो 100% आपका होकर के रह जाए। छात्रों के साथ सौहार्द स्थापित करना भय भी आवश्यक है। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि उसके कंधे पे हाथ रख करके चलने से ही एक अच्छी व्यवस्था बनेगी। भय भी आवश्यक है समय समय पर, लेकिन हमेशा नहीं। उनकी समस्याओं को धैर्य पूर्वक सुने। क्या बोलेगा, बैठ 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 बैठ, हम जानते हैं तुम क्या बोले। बाप रे बाप, कितना हम ज्ञानी हो गए, तुझे मन में रखा है वो हम जानते हैं। अरे सुन तो लीजिए, सुनने में कितना लगेगा, 1 मिनट लगे। अच्छा लगेगा तो उसका समस्या को, उसकी समस्या सुनिए, समाधान करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए उसको। उनकी समस्या संबंधित सूचनाओं को एकत्रित करना, हम लोगों ने बीएड में भी पढ़ा था इसको।
50 नंबर का हमको लगता है कि जो पुराने ढंग से बीएड किए होंगे बहुत पहले हम लोगों के साथ में, तो वो किए होंगे। एजुकेशनल साइकोलॉजी विषय था वो। छात्रों को उसके अंदर मौजूद क्षमताओं योग्यताओं की जानकारी देना कि तुम्हारे अंदर में ये कमी है, बता दीजिए उसको, इसको तुमको पूरा करना है, और कहो तो हम क्या सहायता कर सकते हैं तुम्हारी, ये भाव होना है। वैकल्पिक समाधानों की विस्तृत जानकारी प्रदान कर, ये नहीं तो वो नहीं तो वो। जैसे मानिक सेन बताते रहते हैं कि तुम दो ठो मैथ, एक कठिन वाला है एक आसान वाला है, कि तुमसे ये नहीं चलेगा, ये वाला ले, ध्यान में है ना। वही बेसिक और स्टैंडर्ड। योजना का निर्माण करना, किसी भी अच्छे शिक्षक के लिए यह आवश्यक है कि कक्षा में जाने से पूर्व विषय वस्तुओं और अनुदेशन सामग्री की क्रमवार रूप से व्यवस्थित करें। इसके लिए वह निम्न कार्य कर सकता है, जैसे संपूर्ण व्यवस्था का विश्लेषण करना कि क्या व्यवस्था हमको दी गई है, इसमें और क्या कमी रह गई है, उसकी सूची बना करके अपने विद्यालय के प्रधान को देना, ताकि वो व्यवस्था करके आपकी जो कमी है वो पूरा कर सके। कार्य का विश्लेषण करना, हमने कौन सा कार्य किया आज, क्या कमी रह गई हमारे कार्य में। प्रविष्ट व्यवहार का अभिज्ञान, हमने जो किया वो कितना उचित था और कितना अनुचित था, ये तो आप ही को तय करना पड़ेगा, हम ही को तय करना पड़ेगा। उद्देश्य को सूत्रबद्ध करना, आज क्या कल क्या, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, अगर 1 के बाद सीधे 10 में जाएंगे, 15 में चले जाएंगे तो वो नहीं होगा। एक तरफ से आपको चलना होगा, सूची बना। छात्रों की जरूरतों की पहचान करना, क्या उसकी जरूरत है, धन संबंधी नहीं, विषय संबंधी उसकी आवश्यकता क्या है, ये हमको जानना जरूरी है। और परीक्षण सामग्री का निर्माण करना, कैसे हम उसके विषय वस्तु का निरीक्षण करेंगे और क्या परिणाम हम उसको देंगे, जैसा कि हम लोग परीक्षा पर प्रकाशित करते हैं या बनाते हैं। एक मनोवैज्ञानिक के रूप में शिक्षक की क्या भूमिका है, तो किसी भी विषय के शिक्षक के समूह कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण चुनौती यह होती है कि वह एक कक्षा में सभी छात्र एक समान नहीं होते, उनकी मानसिक योग्यता व रुचि अलग अलग होती है। वास्तव में है, जैसे हम लोगों का है मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, ऐसा व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण होता है। इन व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पहचानने के लिए शिक्षक को मनोवैज्ञानिक होना बहुत जरूरी है। छात्र निम्न रूप से अलग अलग होते हैं, जैसे ज्ञान के आधार पर, तो सबसे पहला है, ये सबसे पहला है, ज्ञान के आधार पर सब अलग अलग। जैसे हमारे हाथ में 5 उंगली है तो 5 बराबर नहीं है, वैसे ही कक्षा कक्ष में भी होता है। योग्यता के आधार पर कोई एक्सरसाइज 10 बनाता है तो कोई 2 में पढ़ा होता है, वो नहीं आता है। बुद्धि के आधार पर एवं क्षमता के आधार पर, हम लोग नहीं कहते हैं कि बेवकूफ है, नहीं समझता है, कितनों बता दीजिए कुछ भी नहीं करता है, उसको जानना होगा। यही है आपका जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान इसी को कहते हैं। तो रुचि के आधार पर देखते नहीं है, जो पढ़ने लिखने में कमजोर है उसको देखिए कि चित्रकला में बड़ा आनंद आता है, वो सबसे पहले घर में जब रिजल्ट आता है या कॉपी दिखाया जाता, चित्रकला का चर्चा करते हैं, हमको 60 में 60 है, अब बाकी विषय में 2-3 नहीं है, तो उसकी योग्यता को पहचानना कि चित्रकला में अगर है तो उसी में आगे बढ़ा दे। 2 विषय में जल्दी बोलता है, एक चित्रकला एक जीके, बाकी विषय में नहीं बोलेगा, मैथ में नहीं बोलेगा, विज्ञान में नहीं बोलेगा। सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर हमारे विद्यालय में हर जगह के विद्यार्थी आते हैं, कमजोर वर्ग के भी हैं और मध्यम वर्ग के भी हैं, उच्च वर्ग के भी हैं,
तो उसको जानना ही होगा कि इसका जो है पारिवारिक स्तर क्या है। सभी छात्रों को उनकी जरूरत के अनुसार ज्ञान देने के लिए एक शिक्षक को मनोवैज्ञानिक के तौर पर कार्य करना पड़ता है। वह बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण एवं व्यक्तिगत अध्ययन आदि का उपयोग करके शिक्षण के उद्देश्य को पूरा करता है। अधिगम को प्रभावित करने वाले यही कारक हैं जो आप देख रहे हैं। अधिगम प्रतिकारक एवं प्रभावक तत्व, शिक्षक, अध्यापक, पाठ्यक्रम, अधिगम की परिस्थितियां, अधिगम की प्रक्रिया, अधिगम प्रभावकारी प्रतिकारक, उचित वातावरण, शारीरिक तथा मानसिक समन्वय, अधिगम विधि, अभिप्रेरणा, अध्यापक की भूमिका, इच्छा शक्ति, परिपक्वता और अभ्यास विभाजन, ये है इसका जो है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। शेष